हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन। हाँ जी, आपने सही सुना, किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कि आप हर क्लास हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सके। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पार्ट 2 एंड एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो हम जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं सीड के बारे में एंड फ्रूट के बारे में, सीड एंड फ्रूट। इससे पहले हमने एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो था, ठीक है आपका, और एम्ब्रियोजेनी जो है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, वो लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो आपको प्लेलिस्ट पे जाके हर वीडियोस मिल जाएगी स्टार्टिंग से, तो आप विजिट कर सकते हैं। तो चले आगे। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं? सीड के बारे में। किसके बारे में? सीड के बारे में, ठीक है। तो आपको पता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है? सीड फॉर्मेशन होता है। मैम सीड किससे बनता है? तो देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट होता है, उसमें जो ओव्यूल है, ओव्यूल कन्वर्ट्स, किसमें कन्वर्ट होता है? कन्वर्ट्स इनटू सीड, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं कि जो ओव्यूल कन्वर्ट हुआ है सीड में, हम सीड के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? पक्का समझ में आया सब? चलिए, इन एंजियोस्पर्म्स द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ही क्यों है? कि हमें क्या मिल जाए? सीड मिल जाए, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? जल्दी बता दीजिए। सीड। क्या है? सीड, ठीक है। चलिए, इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ठीक है। तो सीड क्या है? सीड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। अभी बताया ओव्यूल ही किस में कन्वर्ट होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, जो आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, उसमें ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? सीड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। क्या है सीड? जल्दी बता दीजिए। सीड क्या है? सीड है आपका फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। पक्का समझ में आया? ये क्लियर है? चलिए आगे क्या बोल रहे हैं? अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलेडन एंड एम्ब्रियो, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सीड किससे बना हुआ है, तो मैम सीड 3 चीजों से बना हुआ है। पहला है, सबसे बाहर की कोटिंग इज सीड कोट, क्लियर है। उसके बाद मैम कॉटिलेडन एंड मैम और होगा आपका, और क्या होगा? एम्ब्रियो। क्या होगा? एम्ब्रियो, ठीक है। तो देखिए, ये डायग्राम है, ये पार्ट्स ऑफ सीड है। ये देखिए, जो बाहर की सीड को जो कवर कर रहा है वो क्या होता है? सीड कोट। क्या होता है? सीड कोट। अब बात आती है सीड कोट क्या है मैम, ये क्यों है? तो सीड कोट जो होता है वो क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या? प्रोटेक्ट एम्ब्रियो फ्रॉम डैमेज, ठीक है। तो सीड कोड क्यों है? समझ में आया? सीड कोड क्यों प्रेजेंट है? ये प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को, किससे? डैमेजिंग से। क्लियर है? ये आपका क्या है? एम्ब्रियो है। ये क्या है? एम्ब्रियो। और ये क्या है? स्टोर्ड फूड, ठीक है। ये क्या है? स्टोर्ड फूड। ये आपके क्या है? ऐसा है ये स्ट्रक्चर, ये डाइकोटिलेडोनस सीड है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? कॉटिलेडन है। क्या है? कॉटिलेडन, जिसमें क्या भरा हुआ है? स्टोर्ड फूड। क्या भरा हुआ है? स्टोर्ड फूड। इतना क्लियर हुआ? तो कॉटिलेडन में क्या है? स्टोर्ड फूड है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं? द कॉटिलेडन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो कॉटिलेडन क्या है?
सिंपल स्ट्रक्चर्स है। तो ये आपके क्या दिख रहे हैं, कॉटिलेडन ही दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, कॉटिलेडन। किसके, लेग्यूम्स के। लेग्यूम्स मतलब दाल, पल्सेस के। क्लियर है। तो ये कॉटिलेडन है किसके, किसके, पल्सेस के। ठीक है। क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर है, जनरली थिक। कैसे होते हैं, थिक होते हैं एंड स्वेलन होते हैं। क्या होते हैं ये, थिक होते हैं एंड स्वेलन मतलब फूले हुए होते हैं। आपको ये फूले हुए दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, देखिए ये बीन्स है, ये सोयाबीन है, ये मूंग है, समझ में आया, ये आपकी उड़द है। क्लियर है। तो ये सारी पल्सेस है आपके, क्या है, ये पल्सेस है। तो देखिए ये कैसे स्वेलन स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है। क्यों ये स्वेलन स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें क्या है, स्टोर्ड फूड है। क्या है, स्टोर्ड फूड है। क्लियर है। चलिए, तो क्या है, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स। ठीक है। क्यों, क्यों ये स्वेलन है, क्योंकि इसमें क्या है, स्टोर्ड फूड है, एज इन लेग्यूम्स। ठीक है। लेग्यूम्स मतलब दालें, पल्सेस। क्लियर है, समझ में आया। तो ये आपके क्या है, लेग्यूम्स है। मैच्योर सीड्स मे बी नॉन एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब क्या होता है, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा था, एम्ब्रियोजेनी हो रही थी, तो जो एंडोस्पर्म था वो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, मतलब नो एंडोस्पर्म। ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, नो एंडोस्पर्म रिमेन। ठीक है। तो क्या बोलेंगे ऐसे सीड्स को, नॉन एल्ब्यूमिनस। और एक्स एल्ब्यूमिनस का मतलब होता है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म रिमेन। कब रिमेन हो गया, आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है। तो जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा था तो कंप्लीटली एंडोस्पर्म यूज हो गया, कंज्यूम हो गया। तो ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बचा उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्लियर है। वहीं पर आफ्टर डेवलपमेंट जो आपका एंडोस्पर्म बच गया अगर, तो ऐसे सीड्स को हम क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स एल्ब्यूमिनस। क्लियर हो गया, पक्का, इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेसिड्यूअल। क्लियर है। तो नॉन मतलब नहीं, नॉन का मतलब नहीं, तो यहां पर कुछ भी रेसिड्यूअल एंडोस्पर्म नहीं बचा। समझ में आया। एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, मतलब ये क्या हो गया, कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। कब, ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया था, हो रहा था सपोज, तो उसने क्या हो गया, जल्दी जल्दी एम्ब्रियो जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है तो वो पूरा एंडोस्पर्म उसने खा गया, बिल्कुल भी एंडोस्पर्म को नहीं छोड़ा। तो अब जो सीड होगा वो कैसा होगा, नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल मैम ऐसा किस में देखने को मिलता है, आपका पी ग्राउंडनट बीन। क्लियर है, किसमें, पी ग्राउंडनट बीन। अपन ने पढ़ लिया था पबजी, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पबजी। ठीक है। तो पी से पी, बी से बीन एंड जी से ग्राउंड नट। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़े। देखिए ये आपके एनसीईआरटी के डायग्राम्स है, आपने देखा होगा। तो ये क्या है, कॉटिलेडन्स है। ठीक है। ये डायकॉट दिख रहा है, दो कॉटिलेडन दिख रहे हैं। ये है आपका बीन का डायग्राम, किसका है, बीन का। क्लियर है। ये जो आपको दिख रहा है ये है कैस्टर का, ये किसका है, कैस्टर का। ठीक है। ये जो दिख रहा है ये है आपका अनियन का, किसका है, अनियन। और ये है आपका जाना पहचाना, बहुत जगह दिया हुआ है, मेज। ठीक है। तो ये क्या है, सीड है किसके, ये है आपका बीन का, जिसके दो कॉटिलेडन दिख रहे हैं। ये किसका है, कैस्टर का है। ये देखिए सीड कोट है, ये उसका एंडोस्पर्म है एंड दिस इज कॉटिलेडन। क्लियर है, पक्का समझ में आया। नेक्स्ट नीचे वाला पार्ट जो है वो क्या है, हाइपोकोटाइल है। क्या है, हाइपोकोटाइल। ये अनियन का है, अनियन का सीड कोट, उसका कॉटिलेडन, ये है उसकी शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर है। और ये है हाइपोकोटाइल। और लास्ट क्या है, ये रूट टिप है। समझ में आया। ये भरा हुआ है एंडोस्पर्म। ये क्या भरा हुआ है, एंडोस्पर्म। ये क्या है, मेज। मेज क्या होता है, मोनोकॉट। क्या होता है, मोनोकॉट। तो ये यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, कॉटिलेडन क्या है, स्क्यूटेलम। क्या है, स्क्यूटेलम। तो ये क्या है, कॉटिलेडन। क्या है, जल्दी बता दीजिए, कॉटिलेडन। समझ में आया। चलिए ये क्या है, एंडोस्पर्म है। ये बाहर की क्या है, लेयर है, जिसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या होता है, फ्रूट
वॉल। क्या है पेरिकार्प? फ्रूट वॉल। समझ में आया? पक्का। चलिए आगे बढ़े। तो आप वहां पर आपके एनसीईआरटी में मेंशन कर लीजिए, वहां मेंशन नहीं है कि ये किसका है, ये किसका है। तो ये बीन का है, ये कैस्टर का है, ये अनियन का है, एंड दिस वन इज मेज। क्या है? मेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस किसको बोलते हैं, जल्दी बता दीजिए। एंडोस्पर्मिक सीड को। ठीक है, एल्ब्यूमिनस सीड्स रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म्स एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अब ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, तो जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा था तो जो आपका एंडोस्पर्म था वो कंप्लीटली यूज नहीं हो पाया, कुछ अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बच गया। तो ऐसे सीड को हम क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिनस सीड्स या एंडोस्पर्मिक सीड्स। समझ में आया? चलिए, इसका एग्जाम्पल क्या है? वीट है, मेज, वार्ले, कैस्टर। क्या है? वीट, मेज, वार्ले, कैस्टर। ठीक है, तो वार्ले किसको बोलते हैं आपने? बाजरा को। क्लियर है? तो समझ में आया ये किसके एग्जाम्पल है? आपके एल्ब्यूमिनस सीड्स के। क्लियर है? ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, बीट मतलब चुकंदर, रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस आर ऑल्सो परसिस्टेंट। ठीक है, तो जो न्यूसिलस था वो बच जाता है जब डेवलपमेंट हो रहा था, एम्ब्रियो सैक बन रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या है? न्यूसिलस बच गया। ऐसे सीड्स जिसमें न्यूसिलस बच जाता है उनको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। क्लियर है? तो देखिए, दिस रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस इज द पेरिस्पर्म। ठीक है, तो पेरिस्पर्म क्या होता है? समझ में आ गया? ऐसे सीड्स जिसमें क्या बच जाए? न्यूसिलस बच जाए, ऐसे सीड्स को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्मिक सीड। क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्मिक सीड। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन एज द प्रोटेक्टिव सीड को। ठीक है, तो आपको जब मैंने एम्ब्रियो सैक पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था? सपोज ये आपका क्या है? एम्ब्रियो सैक है। क्या है? एम्ब्रियो सैक है। तो इसकी मैंने आपको क्या बताई थी? इसकी मैंने आपको कवरिंग बताई थी, इंटेग्यूमेंट्स बताए थे कि नहीं बताए थे? कि ऐसे इसमें क्या होते हैं? इंटेग्यूमेंट्स होते हैं जिसको क्या करते हैं? कवर करते हैं। किसको कवर करते हैं? जल्दी बता दीजिए। ओव्यूल को। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एम्ब्रियो सैक है। ये क्या है? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो इसके कवरिंग को इसको क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट। ठीक है, चलिए तो यहां पर कितने इंटेग्यूमेंट्स दिख रहे हैं? दो, एक ये, एक ये आउटर इंटेग्यूमेंट हो गया। और ये क्या हो गया? इनर इंटेग्यूमेंट। इतना समझ में आया? चलिए, तो देखिए आपको पता है ओव्यूल कन्वर्ट होता है, ये अपना ओव्यूल है, तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड। ठीक है, तो ओव्यूल की कवरिंग जो थी वो क्या थी? इंटेग्यूमेंट। तो सीड की कवरिंग क्या हो जाएगी? सीड कोट। तो जो इंटेग्यूमेंट्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? सीड कोट में। किसमें? सीड कोट। ठीक है, आउटर इंटेग्यूमेंट कन्वर्ट होता है टेस्टा, है ना? तो आउटर इंटेग्यूमेंट कन्वर्ट होता है टेस्टा में, जो कि आउटर सीड कोट कवरिंग है। वहीं पे इनर इंटेग्यूमेंट कन्वर्ट होता है टेगमेन में, जो कि इनर सीड कोट है। समझ में आया? पक्का। चलिए, तो ये समझ में आया आपको? बढ़े आगे। अब देखिए, द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर। ठीक है, तो माइक्रोपाइल पे क्या होता है? स्मॉल पोर प्रेजेंट होता है इन द सीड कोट। ठीक है, कहां पर? सीड कोट में। सपोज ये आपकी सीड है। ठीक है, ये सीड है, तो यहां पर ये क्या है? इसकी कवरिंग है, ये सीड कोट है। मैं सीड कोट बना देती हूं। तो ये है सीड कोट। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये माइक्रोपाइलर एंड है। ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है आपको? यहां से क्या होता है? सीड की जर्मिनेशन होता है। इसको हम हाइलम स्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम स्कार। ठीक है, क्या बोलते हैं?
हाइलम स्कार, ठीक है। तो देखिए सीड कोट दिस फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। जब हम इसे पानी में डालेंगे, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, यहां से वाटर की एंट्री होगी, किसकी एंट्री होगी, यहां से ये जो है एंट्री होगी, एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। समझ में आया, क्लियर है। तो इस पॉइंट से क्या होती है, वाटर एंड ऑक्सीजन की एंट्री होती है, समझ में आया। चलिए तो आगे देखते हैं, वाटर इनटू सीड जर्मिनेशन ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, समझ में आया। तो क्या होता है, जब हम आपको याद करो, है ना, मम्मी बोलती स्प्राउट्स खाया करो, है ना, बहुत अच्छे होते हैं, आपको प्रोटीन्स मिलेगा, आप भी जिम विम ज्वाइन करते हैं तो स्प्राउट्स खाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आप रात को चने को, सोयाबीन को, है ना, ग्राउंड नट्स को आप पानी में डाल देते हो, समझ में आया। तो पानी में डालोगे आप, तो पानी है तो क्या होगा, सीड के अंदर उस वाटर की एंट्री होगी, क्या होगी, एंट्री होगी, ऑक्सीजन की एंट्री होगी, ठीक है। तो सीड क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जर्मिनेट। तो वो कहां से एंट्री होती है, इस पॉइंट से, क्लियर है। यहां पर क्या नहीं होता आपका, ये इसको क्या बोलते हैं, हाइलम स्कार, क्या बोलते हैं, हाइलम स्कार, जहां पर सीड कोट नहीं है, समझ में आया। चलिए तो क्या बोला, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एज द सीड मैच्योर्स, जब सीड मैच्योर्स होता है इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस, ठीक है। अब बात करते हैं, अभी कौन सा सीजन है क्रॉप्स का, चने वगैरह वाला सीजन है, ठीक है। तो क्या होगा, आप जो ग्रीन चने होते हैं, ठीक है, उसका वेट देखोगे और वही सूख जाएंगे तो उसका वेट देखोगे, तो एक चना आपने लिया ग्रीन और एक चना लिया जो सूख गया, मैच्योर हो गया, ठीक है। तो आप दोनों का वेट मेजर करोगे तो आपको किसका वेट ज्यादा मिलेगा, बताइए आप मुझे। मैम ग्रीन चने का, क्यों, क्योंकि उसके अंदर वाटर ज्यादा है, वाटर कंटेंट ज्यादा है। जब वो मैच्योर होगा तो उसमें से जो वाटर है, मॉइस्चर है, वो इवोपरेट हो जाएगा, क्लियर है। तो उसका जो ड्राई वेट होगा उसमें से वो मॉइस्चर को हम माइनस कर देंगे, समझ में आया। चलिए तो क्या बोल रहा है, एज द सीड मैच्योर्स इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड, ठीक है, एंड सीड्स बिकम रिलेटिवली ड्राई, ठीक है, और सीड क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो 10 से 15% मॉइस्चर जो है बाय मास, ठीक है। तो जो वेट है उसका 10 से 15% मॉइस्चर था जो निकल गया, तो अब जो सीड है उसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन, ठीक है। अब क्या होता है, जब सीड मैच्योर हो जाता है, सीड सूख जाता है, तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है वो स्लो डाउन हो जाता है, चाहे वो रेस्पिरेटरी रेट हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, उतना फास्ट नहीं रहता जितना पहले था, क्लियर है, होता है बट कम हो जाता है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़े, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है कि सीड सो गया है, क्या हो गया, सीड सो गया, कि भाई अभी मैं क्या हूं, डॉर्मेंट स्टेज में हूं, इनएक्टिव हूं, मुझसे कोई काम मत कराओ, जैसे ही मैं उठूंगा मैं एक्टिव हो जाऊंगा। और वो कब होगा, जब उसे फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, क्या मिलेंगी, फेवरेबल कंडीशन। मैम फेवरेबल कंडीशंस क्या होती है, जल्दी बताइए। वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, तो मॉइस्चर हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर, ये उसकी फेवरेबल कंडीशन है। अगर ये मिल जाएगी तो सीड क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, किससे, इनएक्टिव से एक्टिव हो जाएगा और जर्मिनेशन हो जाएगा, सीड जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, समझ में आया। चलिए द एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, किसमें चला गया, इनएक्टिविटी, मतलब क्या हो गया, वो सो गया, ठीक है, कॉल्ड डॉर्मेंसी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डॉर्मेंसी। और इफ फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, अब फेवरेबल कंडीशंस आ जाएगी तो क्या, फेवरेबल कंडीशन क्या है, एडिक्वेट मॉइस्चर, मॉइस्चर का होना, ऑक्सीजन का होना एंड सुइटेबल टेम्परेचर, ये क्या है, फेवरेबल कंडीशन है, क्या है, फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। जैसे ही सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी वो क्या कर लेगा, जर्मिनेट कर लेगा, क्या कर लेगा, जर्मिनेट, ठीक है, दे जर्मिनेट, ठीक है। तो क्या कर लेगा, वो जर्मिनेट कर लेगा, ठीक है। एज ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड, ओव्यूल किसमें मैच्योर हुआ, सीड में, द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, ठीक है। तो देखिए ये क्या था आपका,
ठीक है, ये आपका पिस्टल था और ये क्या है आपकी ओवेरी है, क्या है ओवेरी, ठीक है। ये ओवरी की क्या है, ओवरी वॉल है, क्या है ओवरी, ये पूरा ओवरी है, ये क्या है ओवरी वॉल है। समझ में आया। इसके अंदर बैठा था क्या, जल्दी बता दीजिए, ओव्यूल। इसके अंदर क्या बैठा था, ओव्यूल। तो ये हो गया ओव्यूल। ठीक है, तो देखिए होगा क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा किस में, जल्दी बताइए, सीड में। ठीक है, समझ में आया। इंटेग्यूमेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, इंटेग्यूमेंट कन्वर्ट हो जाएंगे, जल्दी बता दीजिए। इंटेग्यूमेंट जो होंगे वो कन्वर्ट होंगे सीड कोट में। समझ में आया। वहीं पर ओवरी वॉल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट वॉल में, किसमें, फ्रूट वॉल में। ठीक है, वहीं पर ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, फ्रूट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। इतना समझ में आया। तो क्या हो रहा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, ओव्यूल कन्वर्ट हो रहा है सीड में और इंटेग्यूमेंट कन्वर्ट हो रहा है सीड कोट में, ओवरी की वॉल कन्वर्ट हो रही है फ्रूट वॉल में और ओवरी कन्वर्ट हो रही है फ्रूट में। समझ में आया इतना। तो देखिए इन्होंने क्या बोला है कि ओव्यूल मैच्योर्स होता है सीड में, ओवरी डेवलप्स होती है फ्रूट में। इट मींस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। मतलब ये है जब ओव्यूल का डेवलपमेंट हो रहा था साथ में ओवरी का भी डेवलपमेंट हो रहा था, तो ओवरी साथ में ही फ्रूट में कन्वर्ट हो रही थी और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा था, जल्दी बता दीजिए, आपके सीड में। समझ में आए, ये साइमल्टेनियसली चल रहा था, मतलब साथ साथ चल रहा है। क्लियर है, समझ में आया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या हुआ, ओव्यूल कन्वर्ट हुआ सीड में, ओवरी कन्वर्ट हुई फ्रूट में और ये दोनों प्रोसेस कैसी है, साइमल्टेनियसली है। क्लियर है, समझ में आया। हटा दूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ डायग्राम दिख रहे हैं, अभी सीजन आ गया है ना, लोगों के मुंह से पानी भी निकल रहा होगा अभी। तो ये है आपका मैंगो, क्या है, मैंगो है ना, किसका, फलों का राजा है ना। तो ये फलों का राजा जो है, देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। तो ये देखिए ये फ्रूट वॉल्स है, क्या है, फ्रूट वॉल्स। आउटर फ्रूट वॉल को हम क्या बोलते हैं, एपिकार्प, मिडिल वाली को मीजोकार्प एंड अंदर वाली को एंडोकार्प। क्या बोलते हैं, एंडोकार्प। और ये क्या है, सीड है, क्या है, सीड। तो मैं बताती हूँ, क्लियर है। आम लिया, आम का ऊपर का जो छिलका है वो क्या है, उसका एपिकार्प। ठीक है, जो उसका पल्प है ना, जो स्लाइस के ऐड में, माजा के ऐड में जो आपको दिखाते हैं ना रसीला आम, तो जो पल्प है, जो फाइब्रस है, वो क्या हो जाएगा, मीजोकार्प। ठीक है, जो स्टोनी पार्ट है, उसके अंदर जो गुठली निकलती है, वो स्टोनी पार्ट जो है वो है एंडोकार्प। अगर आपने कभी ऐसे मस्ती की होगी, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी दिखाई होगी, तो आपने उसको तोड़ी होगी, गुठली को तोड़ा होगा, तो उसके अंदर से क्या निकलता है, सीड निकलता है। क्या निकलता है, सीड। तो समझ में आया क्या हुआ है। तो ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हुई और यहाँ पर जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हुआ, सीड में। ठीक है, इसीलिए तो आपको फ्रूट के अंदर ही सीड मिलता है, क्योंकि जो ओवरी के अंदर तो ओव्यूल होता है। तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताइए। ओव्यूल कन्वर्ट हो गया किस में, हमारा सीड में, और आपकी जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो गई फ्रूट में। ठीक है, तो ये आउटर लेयर है, ठीक है, ये मिडिल लेयर है और ये क्या है, जल्दी बता दीजिए, इनर लेयर। इन सब को मिलाकर बोलते हैं पेरिकार्प। इन सब को मिलाकर क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। समझ में आया इतना। चलिए तो देखिए, द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू वॉल ऑफ फ्रूट। ठीक है, तो मैंने बता दिया था आपको पहले ही कि जो ओवरी की वॉल है वो किसमें कन्वर्ट होती है,
फ्रूट में कन्वर्ट होती है, फ्रूट की वॉल में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। तो मैम पेरिकार्प क्या होता है, ये 3 लेयर जो दिख रही है आपको, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। तो माजा वाला जो एड है जिसमें ऐसे करके दिखाते हैं, ठीक है, स्लाइस का एड जो है उसमें क्या दिखाते हैं, मैंगो का पल्प, जो कि क्या है, मीजोकार्प है। क्या है, मीजोकार्प। तो जो पल्प आप खाते हो वो क्या होता है, मीजोकार्प। और जो छिलका निकाल कर फेंक देते हो आप, वो क्या होता है, एपिकार्प। और जो स्टोनी आपको जो सीड लगता है वो सीड नहीं है, वो स्टोनी क्या है, एंडोकार्प है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है सीड। समझ में आया? चलिए, अच्छी बात है। द फ्रूट्स में बी फ्लैशी, ठीक है, ये फ्लैशी भी हो सकती है, एज इन गुआवा, ठीक है। तो देखिए नीचे डायग्राम, गुआवा, तो ये फ्लैशी है कि नहीं है, ये फ्लैशी है कि नहीं है, ये क्या है, फ्लैशी फ्रूट, ऑरेंज जैसे, क्लियर है। वहीं पर मैंगो, देखिए ये वही ऐड है ना, स्लाइस वाला, हाँ मैंने इसीलिए लिया है, ठीक है। तो ये क्या है, स्लाइस वाला ऐड, ये क्या है, फ्लैशी फ्रूट, ठीक है। तो फ्लैशी फ्रूट कौन कौन से हो गए, इमेजिन कर लो आप, ठीक है मैम, गुआवा होता है, ठीक है, मैंगो होता है आपका, तो ऑरेंज होता है, ये सब क्या है, फ्लैशी फ्रूट्स हैं। समझ में आया? चलिए तो आगे बढ़े। और मे भी ड्राई, हो सकता है ये ड्राई भी हो, तो ड्राई जैसे ग्राउंडनट हो गया एंड मस्टर्ड हो गया। तो ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड जो है वो क्या है, ड्राई फ्रूट है। क्या है, ड्राई फ्रूट। समझ में आ गया? चलिए, many fruits have evolved mechanisms for dispersal of seed, ठीक है। तो क्या है, फ्रूट जो है उनमें क्या एक मैकेनिज्म इवॉल्व कर लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सीड डिस्पर्जल। क्या बोलते हैं, सीड डिस्पर्जल, ठीक है। तो आपने फ्रूट को लेकर गए, सपोज मैंने अपने खेत में आम का पेड़ लगाया, ठीक है, और उसको मैंने क्या करा, बहुत सारी खेती कर रही हूँ मैं आम की, ठीक है। तो मैंने वो आम के पेड़ में से आम को तोड़ा और उसको सप्लाई कराया मार्केट में, ठीक है। अब वो मार्केट में गए, मार्केट से परचेज किया अलग अलग लोगों ने, जैसे आप लोगों ने, ठीक है। तो वो आपके घर तक गया, आपने उसको खाया, उसकी गुठली को फेंक दिया, ठीक है, उसके एंडोस्पर्म, एंडोकार्प को फेंक दिया। उसके अंदर क्या था, जल्दी बता दीजिए, उसके अंदर था सीड। क्या था, सीड। तो जैसे ही आपने एंडोस्पर्म को, एंडोकार्प को फेंका, उसके अंदर सीड था, तो सीड मिट्टी में मिला, उसको फेवरेबल कंडीशंस मिली, तो वो किसमें जर्मिनेट हो गया और वहां पर एक नया पेड़ उग गया जो मेरे खेत में था। तो समझ में आया कैसे आपके जो फ्रूट्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं सीड डिस्पर्जल के लिए। समझ में आया इतना? चलिए आगे बढ़े। इन मोस्ट प्लांट्स बाय द टाइम the fruit develops from the ovary, the other floral parts degenerate and fall off, ठीक है। तो जब सीड आपका जो फ्रूट डेवलपमेंट होता है, तो जो अदर फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, पेटल्स हो गई, सेपल्स हो गई, ये क्या होती है, फॉल ऑफ हो जाती है, गिर जाती है झड़ के, ठीक है। उनका काम तो है ही नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हमें क्या चाहिए, सीड चाहिए, फ्रूट चाहिए, तो वो हमें मिल रहे हैं। उनका काम तो कब तक था, पॉलिनेशन तक, पॉलिनेशन करा दिया, ठीक है। बाद के पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में उनका कोई काम नहीं है, तो वो क्या होते हैं, झड़कर नीचे गिर जाते हैं। समझ में आया? चलिए, तो ये समझ में आया, आगे बढ़े। तो आगे देखिए, वाओ, ये तो मैम एप्पल दिख रहा है, दूसरा मैम स्ट्रॉबेरी दिख रही है, ठीक है। तो मैम ये आपने डायग्राम क्यों लगा दिया, ये तो एनसीईआरटी के डायग्राम है। हाँ हाँ, इसीलिए लगाए हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट्स। क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। मैम क्यों फॉल्स फ्रूट्स बोलते हैं, क्योंकि जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं उनका मतलब होता है, मैंने बताया कि जो फ्रूट होता है वो डेवलप हुआ है किससे, ओवरी से, ठीक है। तो ओवरी के अलावा अगर कोई भी पार्ट फ्रूट डेवलपमेंट में मदद कर रहा है या वो डेवलप हो रहा है फ्रूट में, तो ऐसे फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट्स, ठीक है। तो ट्रू फ्रूट्स किसको बोलेंगे, ओवरी डेवलप हो रही है फ्रूट में तो ट्रू फ्रूट। ओवरी के अलावा कोई दूसरा पार्ट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, फ्रूट में, तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स फ्रूट। समझ में आया? तो देखिए, हाउएवर अ फ्यू स्पीसीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू। कैश्यू मतलब काजू, काजू, ठीक है। तो कैश्यू का मतलब क्या होता है, काजू। तो एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू जो है एक्सेट्रा आर द फॉल्स फ्रूट। क्यों, क्योंकि ये किससे डेवलप होते हैं, कहीं ना कहीं इसके फ्रूट फॉर्मेशन में थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए इनको हमने क्या बोला है, फॉल्स फ्रूट, ठीक है। द थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन
सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट्स। तो ऐसे फ्रूट्स जिसमें ओवरी के अलावा भी कोई हेल्प कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्रूट फॉर्मेशंस में, तो इनको हम क्या बोलेंगे, जल्दी बता दीजिए, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए पहला जो आपको इमेज दिख रही है वो किसकी है, जल्दी बताइए। जो आप रोज खाते हैं सुबह सुबह उठकर, एप्पल। ठीक है, क्या है, एप्पल। और दूसरा क्या है आपका, जल्दी बताइए, स्ट्रॉबेरी। तो ये क्या हो गया आपका, एप्पल, और दूसरा क्या हो गया आपका, जल्दी बताइए, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो देखिए एप्पल का जो आप व्हाइट पार्ट खाते हो, ठीक है, वो क्या है, थैलेमस है। क्या है, थैलेमस है। ठीक है, ये इसी को अपने ऐसे कट करके बताया। तो ये देखिए ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला जो पार्ट है पूरा ये थैलेमस है। ठीक है, वहीं पर ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, है ना, जिसको आप खाते हो, ये क्या है, थैलेमस है। तो यहाँ पर जो फ्रूट है वो किसने बनाया, थैलेमस ने बनाया। तो ये क्या कहलाएगा, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखिए सीड्स है। ठीक है, और सीड ऐसे कुछ उसमें कवर होते हैं, क्लियर है, देख रहे हैं? तो इनको हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्प। जिसमें वो सीड कवर रहते हैं, जो आपको निकाल के उसको छील के फेंक देते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्प। उसके अंदर सीड था तो सीड समझ में आया। उसके जस्ट बाजू में क्या है, मीजोकार्प। क्या है, मीजोकार्प। समझ में आया? इसमें देखिए ये क्या है, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, एकिने। क्या बोलते हैं, एचएनए। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवेरी। ठीक है, ज्यादातर फ्रूट्स जो होते हैं उसमें ओवेरी जो है वो डेवलप होती है, किसमें, फ्रूट में। ठीक है, तो आपकी ओवरी कहाँ है, ये ओवरी है जो किसमें डेवलप हो रही है, फ्रूट में। और ओवरी वॉल किसमें कन्वर्ट हो रही है आपकी, जल्दी बता दीजिए, फ्रूट वॉल में। तो यहाँ पर क्या है, ज्यादातर ओवरी जो होती है ज्यादातर फ्रूट्स में वो कन्वर्ट होती है फ्रूट में। तो ऐसे फ्रूट जिसमें ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट्स। क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट। समझ में आया? तो ओवरी जो है, ओवरी, ओनली ओवरी बोल दूं तो चलेगा, ओनली ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट। और ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। क्लियर है? चलिए, तो ये समझ में आया। Although in most of the species fruits are result of fertilization। तो ठीक है, फ्रूट क्या है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। क्लियर है? तो मोस्ट ऑफ द जो आपकी स्पीसीज है उसमें क्या होता है, जो फ्रूट है वो किसका रिजल्ट है, फर्टिलाइजेशन का। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन रहा है, फ्रूट बन रहा है। बट कुछ ऐसी स्पीसीज भी होती है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। तो वो स्पीसीज भी हम देखेंगे। समझ में आया? तो ये हटा दूं, समझ में आया? देखिए यहाँ पर आपकी जो फ्रूट वॉल है, क्लियर है, वो क्या है, ओवरी की वॉल है। ठीक है, ये सीड है, ये ओवरी कैविटी है जो कन्वर्ट हुआ है किसमें, आपके फ्रूट में। ओव्यूल कन्वर्ट हुआ है सीड में। क्लियर है? समझ में आया सब? और अगर ये वाला पार्ट भी फ्रूट में कंट्रीब्यूट करता है तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स फ्रूट। क्या हो जाएगा, फॉल्स फ्रूट। चलिए आगे बढ़े। तो देखिए पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी क्या होता है बताओ। पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है फ्रूट, कार्प का मतलब ही क्या होता है, फ्रूट। तो कार्पी का मतलब होता है फ्रूट। ठीक है, तो पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन इज पार्थिनोकार्पी। समझ में आया? नॉर्मल क्या हो रहा था, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट फ्रूट फॉर्मेशन था, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट बन रहा है तो वो क्या कहलाता है, पार्थिनोकार्पी। क्या कहलाता है, पार्थिनोकार्पी। तो देखिए देयर आर फ्यू स्पीसीज इन विच फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ऐसे फ्रूट्स जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो रहे हैं, ऐसे फ्रूट्स को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं और इस प्रोसेस को पार्थिनोकार्पी कहते हैं। समझ में आया? चलिए, तो बनाना इज वन ऑफ सच एग्जाम्पल। ठीक है,
तो बनाना किसका एग्जाम्पल है? बनाना क्या है? बनाना क्या है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। क्या है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है, पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस। ठीक है, हम इंड्यूस भी कर सकते हैं, हम पार्थिनोकार्पी करा भी सकते हैं। अगर किसी स्पीसीज में पार्थिनोकार्पी नहीं हो रही है तो हम इंड्यूस उसमें करा सकते हैं। क्लियर है? कैसे करा सकते हैं? हार्मोन्स की मदद से। किसकी मदद से? हार्मोन्स की मदद से। तो मैंने आपको बताया था कुछ पीजीआर करके। ठीक है, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, और इनको क्या बोल सकते हैं? प्लांट हार्मोन। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लांट हार्मोन। मैम आपने जब वो ओवरव्यू बताया था तो उसमें आपने बताया था प्लांट हार्मोन के बारे में, ऑक्सिन होता है, जिबरलिन होता है, ठीक है, और क्या होता है आपका? ABA एब्सिसिक एसिड, और कौन सा होता है? इथाइलिन। ठीक है, तो आपका जो ऑक्सिन है वो क्या इंड्यूस करा सकता है? पार्थिनोकार्पी। ठीक है, तो क्या है देखिए, इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स। कौन सा ग्रोथ हार्मोन? जल्दी बता दीजिए। ऑक्सिन। कौन सा? ऑक्सिन। एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस। ठीक है, अगर हम उन फ्रूट्स को बना रहे हैं, ठीक है, पार्थिनोकार्पी करा रहे हैं, इंड्यूस करा रहे हैं, तो ऐसे फ्रूट्स क्या होंगे? सीडलेस होंगे। ठीक है, तो क्या होता है आजकल बहुत ज्यादा ऐसे पार्थिनोकार्पी प्रोसेस करा रहे हैं, इंड्यूस करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसका सीड को खाने में आपको मजा नहीं आता। समझ में आया? कुकुम्बर हो गया जैसे, तो कुकुम्बर अभी सीडलेस कुकुम्बर्स मिल रहे हैं, तो वो क्या है? पार्थिनोकार्पी कराई हमने, उसमें इंड्यूस कराई है, तो उसमें क्या? सीड फॉर्मेशन नहीं हो रहा। वैसे ही आप टोमेटो ले लो। ठीक है, तो टोमेटो आपको सीडलेस टोमेटो भी मिलते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएंगे? सीडलेस। क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो। कुकुम्बर। ये हटा दूं मैं? चलिए इसको इधर लिख देते हैं ना। एग्जाम्पल देखिए इसके, एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके कुकुम्बर एंड क्या हो जाएगा? जल्दी बता दीजिए। टोमेटो। ठीक है, और ये कौन इंड्यूस कराता है? बताइए कौन सा ग्रोथ हार्मोन? जल्दी बता दीजिए कौन सा ग्रोथ हार्मोन है? ये ऑक्सिन। कौन सा है? ऑक्सिन। ठीक है, तो ऑक्सिन क्या इंड्यूस कराता है? पार्थिनोकार्पी। और ये किसमें देखने को मिलती है? कुकुम्बर एंड टोमेटो। ठीक है, तो टोमेटो सीडलेस टोमेटोज मिलते हैं, सीडलेस कुकुम्बर्स मिलते हैं। तो जिनके हमें सीड्स खाना पसंद नहीं है, हम उनमें क्या करा देते हैं? पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करा देते हैं। समझ में आया? किसकी मदद से? ऑक्सिन ग्रोथ हार्मोन की मदद से। समझ में आया? चलिए, seeds offer several advantages to angiosperm. Firstly, since reproductive process such as pollination and fertilization are independent of water. ठीक है, तो आपकी जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, पॉलिनेशन प्रोसेस है, उसमें वाटर की नीड नहीं है। क्लियर है? अब ये मत बोला कि मैम अगर वाटर पॉलिनेशन हुआ तो वो वाटर पॉलिनेशन अलग चीज है। ठीक है, वो एक सिर्फ स्पेसिफिक है, सारे पॉलिनेशन में आपको वाटर की नीड नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए, तो सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल, बट सीड फॉर्मेशन वाटर डिपेंडेबल है। क्या है? सीड फॉर्मेशन क्या है? वाटर डिपेंडेबल है। समझ में आया? इतना समझ में आया तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में क्वेश्चन डाल दीजिए, आपकी जो भी क्वेरीज है मैं आंसर कर दूंगी वहां पर। चलिए आगे बढ़े, वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, शेयर भी करते रहो अपने फ्रेंड्स के साथ, उनका भी भला कर दो। ऐसा नहीं है कि बस खुद ही खुद पढ़ रहे हैं सेल्फिश बन के। ऑल्सो सीड्स हैव बेटर एडप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर dispersal to new habitats and help the species to colonize in other areas. ठीक है, तो अभी बताया था फ्रूट जो होता है वो क्या है, उसने इवॉल्व कर लिया अपने आप को सीड डिस्पर्जल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यू हैबिटेट में सीड को कैसे डिस्पर्जल किया जाता है, आपने वही फ्रूट ले गए तो नए एरिया में जहां पर वो फ्रूट नहीं भी था वो कॉलोनाइज हो जाएगा उस एरिया में। समझ में आया? सपोज इनिशियली हम देखें
तो एमपी में, सपोज एमपी में बहुत सारे मैंगोज के प्लांट्स थे, ठीक है, बट आप चले जाओ साउथ में तो साउथ में नहीं थे। क्लियर है? मैं एक सिर्फ आपको इमेजिनेशन करा रही हूँ, समझ लिया? तो अब क्या हुए, वहां के लोग यहाँ आए, ठीक है, या हो सकता है उनको पसंद आया, उन्होंने कभी यहाँ पर खाया होगा, तो वो जो फ्रूट है यहाँ से इंपोर्ट होने लगा, एक्सपोर्ट होने लगा, ठीक है। अब वहां जब वो फ्रूट गया तो वहां पर क्या, लोगों ने उसको खाया और उसकी गुठली फेंक दी। अब जब गुठली फेंकी तो उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गया, और अगर वहां की सॉइल वगैरह सब अच्छा होगा, फेवरेबल कंडीशन होगी, तो वहां पर मैंगो ट्रीज आ जाएंगे। समझ में आया? तो कैसे ये नए एरियाज में कॉलोनाइज होते हैं, समझ में आया? पक्का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा रहे हैं आप चीजों को। जैसे देखिए आप जो ड्रैगन फ्रूट है वो इंडिया का फ्रूट नहीं है, ठीक है, हम एग्जॉटिक फ्रूट है वो, बट हमने क्या करा है, उसको इंडिया में मंगाया, खाया, हमें अच्छा लगा, हमने चाहा कि ये हमारे यहाँ पर भी हो जाए। तो हमारे इंडिया में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर वहाँ की सॉइल, वहाँ का वेदर उसके लिए फेवरेबल है, उसके प्लांटेशन के लिए, तो वहाँ के लोगों ने उसका प्लांटेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो समझ में आया कैसे ये कॉलोनाइज होते हैं फ्रूट्स, ठीक है, न्यू एरियाज में। चलिए, as they have sufficient food reserves, young seedling are nourished until they are capable of photosynthesis on their own। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, ये जो यंग सीडलिंग्स हैं, ठीक है, आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जब सीड जर्मिनेशन होता है तो उसमें से क्या निकलते हैं, सीडलिंग निकलता है, छोटू सा प्लांट निकलता है प्लूम्यूल और रेडिकल से। ठीक है, तो रेडिकल किसको, रूट को बनाती है, प्लूम्यूल किसको बनाता है, आपके शूट को बनाता है। तो ये क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, आपको दिमाग में यही होगा कि फोटोसिंथेटिक पार्ट मैम सिर्फ लीफ होता है, नहीं, जो यंग पार्ट होता है, यंग स्टेम होती है, ग्रीन स्टेम होती है, वो भी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। क्या करती है, फोटोसिंथेसिस। समझ में आया? बट अगर आपसे पूछ लिया मेनली कौन सा पार्ट करता है, तो आपकी लीफ जाएगी। ठीक है, अपन ये पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर में। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो मैंने बता दिया था कि सीड कोट का काम क्या है। आप कोट क्यों पहनते हैं, आप मुझे बता दीजिए। आप अपनी जो टी शर्ट्स है, ठीक है, तो उसके ऊपर श्रग या कोट क्यों पहनते हैं। ठंड में आप जैकेट्स पहनते हैं, ठीक है, लेदर कोट्स पहनते हैं, तो क्यों पहनते हैं, कि बाहर जो टेम्परेचर डाउन है, सर्दी है, उससे बचने के लिए आपने कोट पहना। तो वैसे ही यहाँ सीड को भी तो प्रोटेक्ट करना है कि नहीं, आउटर कंडीशन से। ठीक है, कि कहीं वो डैमेज ना हो जाए, तो उसको भी क्या पहना दिया, कोट पहना दिया। उसको हमने क्या बोल दिया, सीड का कोट है, इसलिए सीड कोट बोला। क्लियर है? अब ये सीड कोट किससे बना था, जल्दी बता दीजिए, इंटेग्यूमेंट से। तो आउटर सीड कोट को क्या बोलते हैं, आउटर सीड कोट को क्या बोलेंगे, जल्दी बता दीजिए। एंड इनर सीड कोट, आउटर को क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। आउटर को बोलते हैं टेस्टा, टेस्टा, और इनर को टैगमेन। क्या बोलते हैं, टैगमेन। ठीक है, तो सपोज ये आपका क्या हो गया, सीड। क्या हो गया, सीड। तो ये सीड की एक तो ये कोट हो गया, हाँ मैम पहना दिया आपने एक कोट। ठीक है, दूसरा कोट कौन से कलर से पहनाऊं, येलो कलर से पहना देते हैं। ये हो गया। ठीक है, तो येलो वाला क्या हो गया, आउटर सीड कोट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी बता दीजिए। इसको हम बोलते हैं मैम टेस्टा। क्या बोलते हैं, टेस्टा। वहीं पर मैम जो रेड वाला है वो इनर सीड कोट है, तो ये क्या हो जाएगा, इनर सीड कोट। इसको क्या बोलेंगे मैम, जल्दी बता दीजिए। इसको बोलेंगे हम टैगमेन। क्या बोलेंगे, टैगमेन। समझ में आया? तो टेस्टा क्या है, टैगमेन क्या है। चलिए आगे बढ़े। बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, जल्दी बता दीजिए। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस। अब देखिए बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है,
सॉरी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मोड्स होते हैं, ठीक है, बाइनरी फिजन हो गया, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो गया आपका, तो ये सब क्या है आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स हैं, ठीक है, मोड्स हैं। तो उसमें क्या होगा, वही पार्ट क्या हो रहा है, नया प्लांट फॉर्म कर रहा है, तो उसमें कोई भी यहाँ पर कोई भी आपका जो है रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, दो अलग गैमीट से क्या नहीं आ रहे, आपके डीएनएज नहीं आ रहे, तो उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, तो जो नया आपको प्रोजेनी मिलेगी वो एज इट इज सेम मिलेगी, किसकी, आपके पेरेंट की, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को जो आपके जो नए बच्चे मिलते हैं, बेबी मिलते हैं या प्लांट्स मिलते हैं, उनको हम क्लोन्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको वेरिएशंस बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्लियर है। बट वहीं पर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं तो गैमीट का फ्यूजन होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, क्लियर है। तो जब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है तो जो नई प्रोजेनी है उसमें वेरिएशंस आते हैं, क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं जो अच्छे होते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका जेनेटिक कॉम्बिनेशंस है वो किसको देता है, वेरिएशंस को देता है जो कि अच्छे होते हैं, क्लियर है, समझ में आया ये। चलिए हटा दूं जल्दी से, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया क्या, आगे बढ़े, चलिए प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए जिसने नहीं किया है। चलिए, सीड इज द बेसिक ऑफ आर एग्रीकल्चर। एक बात बताइए, बिना सीड के एग्रीकल्चर करके बताओ आप मेरे को, कोई खेती करके बता दो आप मेरे को बिना सीड की। गेहूं का अगर आप क्रॉप लगा रहे हो, है ना, तो क्या आप ऐसे ही कर दोगे, तो क्या होता है उसमें पहले हम गेहूं के बीज लगाते हैं तभी तो उसमें से प्लांट्स निकलते हैं, तो विदाउट सीड क्या आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, सीड इज द बेसिक of our agriculture. Dehydration and dormancy of mature seeds are crucial for storage of seeds. ठीक है, तो देखिए क्या बोला, डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी, ठीक है। अब एक बात बताइए, अभी गेहूं और आपके क्या बोलते हैं इसको, चने के सीजन चल रहा है, ठीक है, इनकी क्रॉप लगी, तो इससे क्या है, जो फार्मर्स है उन्होंने क्या निकाला, गेहूं निकाला और क्या निकाला, चना निकाला, ठीक है। अब उनको नेक्स्ट इसी सीजन में नेक्स्ट ईयर ये पेड़ लगाने हैं, मतलब ये पौधे लगाने, क्रॉप लगानी है, तो क्या चाहिए उसके लिए, सीड चाहिए, ठीक है। अगर सीड इनएक्टिव स्टेज में नहीं जाता, डोरमेंट स्टेज में नहीं जाता, तो नेक्स्ट ईयर आपको सीड क्रॉप जो है, क्रॉप को लगाने के लिए कैसे मिलते, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत अच्छी आपको यूजफुल प्रोसेस है डोमेंसी, कि यहाँ पर क्या होता है, जब आपका जो सीड है वो डिहाइड्रेट हो जाता है और अपनी डोमेंट स्टेज में पहुंच जाता है, तो क्या हो जाता है, वो नए स्टोरेज करने के लिए हेल्प होता है और नए सीजन में आपको उपलब्ध रहता है, समझ में आया। तो क्या बोल रहे हैं, सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स विच कैन बी यूज्ड एज अ फूड, ठीक है। अब बात आती है वही मक्के का आटा, बाजरे का आटा, गेहूं का आटा, ठीक है, आपके चावल, अगर डोमेंसी नहीं होती, सीड डोमेंसी नहीं होती, तो आप साल भर इन जो ग्रेन्स हैं उनको स्टोर कैसे करते, तो आपको साल भर खाना कैसे मिलता, समझ में आया। क्योंकि सीड डोमेंट स्टेज में पहुंच जाता है, इसलिए आपका जो फूड की नीड होती है वो आपकी साल भर चल जाती है, और यही सीड को आप अगर नेक्स्ट ईयर लगाते हैं तो उसमें से प्लांट्स निकलेंगे, फिर से आपको सीड्स दे देंगे, ग्रेन्स दे देंगे, फिर उसको आप कंटिन्यू करेंगे, तो ये बहुत क्रूशियल स्टेप है, समझ में आया। चलिए, फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स विच कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इन्होंने, सीड डोरमेंसी की वजह से ही हमको साल भर क्या मिल रहे हैं, फूड मिल रहा है, एज ऑल्सो टू रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन, ठीक है। तो जो फार्मर्स क्या होते हैं इस सीजन में, क्या उनकी अभी धान निकली, ठीक है, मतलब पैडी निकली, और उनका क्या निकला, उनका गेहूं निकला, उनका चना निकला, तो उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ सीड जो है वो उनको स्टोर करके रख लेते हैं, समझ में आया। क्योंकि जो सीड है उसमें से डिहाइड्रेशन हो गया, वो अपनी डोमेंट स्टेज में चला गया, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिड्यूस हो गई, तो वो अपनी डोमेंट स्टेज में चला गया। अब वो साल भर उस सीड को क्या करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा फार्मर। जैसे ही नेक्स्ट सीजन आएगा इन क्रॉप्स का, वो उनको लगा देंगे, तो उनको फिर नए ग्रेन्स मिल जाएंगे, तो ऐसे ये प्रोसेस चलती जाती है, समझ में आया। चलिए, कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द
एब्सेंस ऑफ सीड्स, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? मैंने इमेजिन पहले ही करा दिया था आपको। क्या बिना सीड के एग्रीकल्चर को इमेजिन कर सकते हैं? और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड्स विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर द फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। ये समझ में आया आपको? क्या हम बिना सीड के क्रॉप को, एग्रीकल्चर को इमेजिन नहीं कर सकते? आपको हर एक उसको लगाने के लिए क्या चाहिए? सीड चाहिए। आप ऐसा नहीं कि मैम प्लांट लगा देंगे, तो प्लांट भी तो कहीं से आया, तो उसको बनाने के लिए आप ऐसा नहीं कि बहुत सारे प्लांट लगाते जाओगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड? ठीक है, कितने टाइम तक, कितने समय तक, जैसे ही डिस्पर्जल हुआ सीड का, वो कितने टाइम तक अलाइव रहते? अलाइव का मतलब होता है कि वो जर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कैपेसिटी, अलाइव का मतलब होता है कैपेसिटी टू जर्मिनेट, उसको क्या बोल रहे हैं? सीड अलाइव, है ना? समझ में आया? तो उन्होंने बोला हाउ लॉन्ग डू सीड रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड, दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली। ठीक है, तो हो सकता है कुछ सीड्स कुछ कम टाइम के लिए अलाइव रहे, मतलब कम टाइम के लिए उनके पास कैपेसिटी हो जर्मिनेट करने की, कुछ सीड काफी लंबे टाइम तक जर्मिनेट कर सकते हैं डिस्पर्जल के बाद। तो ये जो टाइम है, ये जो पीरियड है, वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। समझ में आया? चलिए, इन अ फ्यू स्पीसीज द सीड्स लूज बायबिलिटी। बायबिलिटी का मतलब होता है टू जर्मिनेट, कैपेसिटी ऑफ जर्मिनेशन, कैपेसिटी ऑफ जर्मिनेशन। समझ में आया? इसको हम क्या बोलते हैं? बायोबिलिटी। क्या बोलते हैं? बायोबिलिटी। समझ में आया? सीड्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है, कुछ स्पीसीज के सीड्स काफी लंबे टाइम तक, सेवरल ईयर तक लाइव रहते, लाइव मतलब बायबल रहते। क्या रहते? बायबल रहते। समझ में आया? मतलब ये काफी लंबे टाइम तक जर्मिनेट करने की कैपेसिटी को रखते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। ठीक है, तो हुआ क्या? मैंने एक फ्रूट खाया, ठीक है, फ्रूट खा के उसकी सीड को वहीं फेंक दिए। ठीक है, अब सालों 100 साल निकल गए, 100 साल के बाद मैंने देखा कि वहां पर फेवरेबल कंडीशन मिली और वहां पर सीड जर्मिनेट कर गया और प्लांट को उसने बना लिया। ठीक है, तो क्या होता है? कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जिनकी जो अलाइव मतलब बायोबिलिटी काफी सालों तक रहती है। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड एट वाइबल सीड। यहाँ पर ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स देखे गए हैं, ऐसे रिकॉर्ड्स लिए गए हैं जिनमें देखा गया कि ये सीड काफी पुराना है बट ये बायबल था। ठीक है, समझ में आया? ये जर्मिनेट कर गया। तो ये समझ में आया पक्का? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्लीन करूंगी जल्दी। चलिए, आई होप आपने ले लिया हो। तो देखिए, द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ल्यूपिनस आर्किटिकस। ठीक है, तो ल्यूपिनस आर्किटिकस जो है एक्सकेवेटेड का मतलब होता है डिगिंग, मतलब खुदाई के टाइम पर कहां पर खुदाई की गई थी? आर्कटिक टुंड्रा। ठीक है, तो आर्कटिक टुंड्रा पर क्या करी गई? खुदाई की गई, तो वहां पर क्या मिला? ल्यूपिन मिला। क्या मिला? ल्यूपिन मिला, जो कि क्या था? डोमेंसी में था। किस में था? डोमेंसी में था, और वो बायबल था, मतलब वहां पर जर्मिनेशन शो कर सकता था वो उस स्टेज में। क्लियर है? तो पहला समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड का मतलब क्या होता है? अनुमानित, है ना? क्या होता है? अनुमानित। ठीक है, तो अनुमानित क्या लगाया? रिकॉर्ड है कि 10 साल पुराना डोरमेंसी में जो पड़ा हुआ है, मतलब इनएक्टिव स्टेज में पड़ा है, वो सीड क्या कर सकता है? जर्मिनेट कर सकता है और फ्लावरिंग शो कर सकता है। समझ में आया क्या ये पॉइंट? इन्होंने क्या अनुमान लगाया कि 10 साल पुराना सीड जो है वो जर्मिनेट कर सकता है और क्या कर सकता है? फ्लावरिंग शो कर सकता है। इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? अ रीसेंट रिकॉर्ड ऑफ
2000 year, a recent record of 2000 year old viable seed. viable seed का मतलब क्या होता है, इसके पास अभी क्या है, कैपेसिटी है, किसकी, कैपेसिटी टू जर्मिनेट, है ना। तो कैसा 2000 साल पुराना बाइबल सीड मिला, किसका, डेट पाम का, किसका, डेट पाम का। डेट पाम क्या होता है, खजूर, क्या होता है, खजूर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, फोनिक्स डिक्टिलीफेरा, क्या बोलते हैं, फोनिक्स डिक्टिलीफेरा, डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट किंग हेरोड्स प्लेस नियर द डेड सी। ठीक है, तो वहां पर क्या उन्होंने खुदाई की, कहां पर, एट किंग हेरोड्स प्लेस नियर द डेड सी। कहां था ये, डेड सी के नियर था। वहां पर इनको 2000 साल पुराना डेट पाम मिला, ठीक है, डेट पाम का सीड मिला, जो कि क्या था, बाइबल था, मतलब ये जर्मिनेशन कर सकता था। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। तो कितने साल तक हो सकती है, वायबल सीड हो सकते हैं, ये वेरी करते हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, आगे क्या बोल रहा है, ऑल दो सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सीड किसका प्रोडक्ट है, फर्टिलाइजेशन का, तो फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, सीड और फ्रूट। ठीक है, अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट सच एज सम स्पीसीज ऑफ एस्टेरेसी। एस्टेरेसी कौन सी भाई, कौन सी फैमिली है ये, सनफ्लावर फैमिली है, कौन सी फैमिली है, सनफ्लावर फैमिली। एस्टेरेसी क्या हो गई, सनफ्लावर फैमिली एंड ग्रासेस। ठीक है, तो ये जो है हैव इवॉल्व्ड अ स्पेशल मैकेनिज्म। ठीक है, तो जो सनफ्लावर की फैमिली थी, एस्टेरेसी एंड ग्रासेस जो थी, उन्होंने स्पेशल मैकेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस कर ली सीड्स की। ठीक है, इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं भी हो रहा है तो भी सीड फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस, ऐसी मैकेनिज्म जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। ठीक है, तो एपोमिक्सिस क्या होता है, समझ में आया, एपोमिक्सिस। ठीक है, तो एपोमिक्सिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। और ये कौन शो करता है, जल्दी बता दीजिए, कौन कौन शो करता है, तो ये शो करता है, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके, एग्जाम्पल एस क्या हो जाएगा आपका, एस्टेरेसी एंड ग्रासेस। ठीक है, तो एस्टेरेसी एंड ग्रासेस जो है वो क्या शो करते हैं, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है, जल्दी बता दीजिए, सीड का फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं भी हो रहा है तो भी सीड बन जा रहा है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े, तो क्या बोल रहा है, स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं, विदाउट फॉर्मेशन of seed without fertilization is called apomixis। समझ में आया। Thus apomixis is a form of asexual reproduction। ठीक है, तो apomixis क्या हो जाएगा, फॉर्म ऑफ asexual reproduction, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो नहीं रहा फिर भी सीड फॉर्मेशन हो रहा है, तो एपोमिक्सिस क्या हो गई, एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ asexual reproduction। इतना समझ में आया, क्लियर है। चलिए, हाँ, दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मिमिक का मतलब क्या होता है, एक्टिंग कर रहे हैं कि हम सीड फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, क्लियर है। बट ये क्या, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से क्या कर रहे हैं, सीड फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इतना समझ में आया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट्स कर दीजिए अपने डाउट। चलिए आगे बढ़े, देखिए, देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे क्या है, वेज है, ठीक है, रास्ते हैं जिससे हम क्या डेवलप कर सकते हैं,
एपोमिक्टिक सीड्स, ठीक है। इन सम स्पीसीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन। अब क्या हो सकता है, देखिए ये क्या था आपका, ये था आपका क्या, जल्दी बता दीजिए, आपका क्या था, ओव्यूल, ठीक है। तो ओव्यूल में क्या थे आपके, जल्दी बता दीजिए, मेगास्पोरेंजिया, क्या थे, मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। तो मेगास्पोरेंजिया ने क्या शो किया था, रिडक्शन डिवीजन, क्या शो किया था, रिडक्शन डिवीजन। तो क्या हो रहा था यहाँ पर, मेगास्पोरेंजिया थे, क्या थे, मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया क्या शो किया, रिडक्शन डिवीजन, मतलब क्या शो किया, मियोसिस, क्या, मियोसिस, ठीक है। तो क्या था, मेगास्पोरेंजिया क्या था, 2n था, और 2n से क्या बना, जल्दी बता दीजिए, फंक्शनल, क्या बना था, फंक्शनल मेगा स्पोर, ठीक है, जो कि कैसा था, जो कि था मैम n, क्या था, n, ठीक है, समझ में आया। तो मेगास्पोरेंजिया जो कि 2n था, उसमें मियोसिस हुई, मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन, क्या होता है, जल्दी बता दीजिए, क्या होता है, मियोसिस का मतलब रिडक्शनल डिवीजन, है ना। तो क्या बना आपका, क्या बना, जल्दी बता दीजिए, फंक्शनल मेगास्पोर, क्या बना था, फंक्शनल मेगास्पोर। अब हो क्या, इन्होंने एक अलग टेक्निक अपना ली, इन्होंने क्या करा, जब इसमें मतलब इसके बाद में क्या होगा, एक्सेल फॉर्म होगा, ठीक है, यही आपका कन्वर्ट हो जाएगा एक्सेल में, क्लियर है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो रिडक्शनल डिवीजन हो रही है एक्सेल फॉर्मेशन के दौरान, वो नहीं हो रही, मतलब यहाँ पे मेगास्पोरेंजिया जो है वो क्या, एग को बना रहा है माइटोसिस के थ्रू, किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर मियोसिस नहीं होती, माइटोसिस होती है। तो अब आपको जो एग सेल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, 2n, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की जरूरत ही नहीं करनी पड़ रही, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में, ठीक है। तो इन्होंने बोला विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आपका जो एग सेल है बिना फर्टिलाइजेशन के किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम्ब्रियो में, ठीक है, ये समझ में आया। मोर ऑफन एज इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज, सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सेक स्टार्ट डिवाइडिंग, ठीक है। तो कुछ वेराइटीज, मैंगो की कुछ वेराइटीज और सिट्रस फ्रूट जो होते हैं आपके, जैसे नींबू हो गया आपका, ऑरेंज हो गया, मौसम्बी हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या, जो न्यूसेलर सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं और क्या बना लेते हैं, एम्ब्रियो सेक, है ना, और उनमें डेवलपमेंट होने लगती है और क्या बन जाते हैं, एम्ब्रियोज। तो ऐसे एक से ज्यादा एम्ब्रियोज जिसमें देखने को मिलते हैं, उस कंडीशन को पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। तो समझ में आया, न्यूसेलर सेल जो है वही डिवाइड करके क्या बना लिए है, एम्ब्रियो सेक, और उनमें क्या होती है, फिर डेवलपमेंट होता है, तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। और एक से ज्यादा एम्ब्रियो फॉर्म होंगे तो एक से ज्यादा सीड्स मिलेंगे, समझ में आया। चलिए, तो ये समझ में आ गया, आगे बढ़े क्या, देखिए, इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन्स मैनी एम्ब्रियोज, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में एक ओव्यूल एक से ज्यादा किसको, एम्ब्रियो को कंटेन करते हैं, मैनी एम्ब्रियोज, ठीक है। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रेफर्ड टू एज पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। तो पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो in a seed is referred to as polyembryony, ठीक है। पॉली का मतलब मैनी, एम्ब्रियोनी के मतलब एम्ब्रियो, तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड, ठीक है। कल्टीवेशन of hybrid as a tremendously increased productivity, ठीक है। तो इससे क्या हो गई, हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है, क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, समझ में आया। तो ये देखिए आपको डायग्राम दिखा रहा है, यहाँ पे पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन दिख रही है, क्या दिख रही है, पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। तो दिख रहा है आपको पॉली एम्ब्रियोनी, समझ में आया, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको क्या दिख गई, पॉली एम्ब्रियोनी दिख गई कि नहीं दिखी, जल्दी बताइए, पॉली एम्ब्रियोनी। One of the problems of hybrid is that hybrid seeds have to be produced every year। ठीक है, तो क्या होता है, जो हाइब्रिड सीड्स बनाते हैं, तो जब क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, क्रॉप जो कल्टीवेशन करते हैं, तो उस टाइम पर आपको नए हाइब्रिड सीड्स लाने पड़ते हैं। ठीक है, सपोज आपने इस बार जो भी क्रॉप आपने कल्टीवेट की, तो उसके लिए आपको सीड लेकर आए, आपने लगाए और उनको आपने निकाला। ठीक है, तो आपने जब हार्वेस्टिंग के बाद वो सीड्स निकाले, तो आप उसको नेक्स्ट जो आपकी क्रॉप है उसमें यूज नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते। ठीक है, वो जर्मिनेट प्रॉपर नहीं कर पाते, तो आपको हर साल हाइब्रिड सीड्स खरीदने पड़ते हैं क्रॉप के लिए। समझ में आया? तो ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है। समझ में आया इतना पॉइंट? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, if the seeds collected from hybrids are sown, the plants in the progeny will segregate and do not maintain hybrid characters। ठीक है, अगर हम इन सीड्स को क्या बोला, इफ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड्स। ठीक है, तो जो हाइब्रिड वैरायटी हमने लगाई थी उससे जो सीड कलेक्ट किए, अब नेक्स्ट बार हम उन्हीं सीड्स को लगाएंगे, तो जो उसमें कैरेक्टर्स थे, उन सीड की जो खासियत थी वो खासियत नहीं बचेगी, क्योंकि उनके जो कैरेक्टर्स है, उनकी जो एलील्स है वो सेग्रीगेट हो गए। समझ में आया? तो उन्होंने क्या बोला, shown the plants in the progeny will segregate and do not maintain hybrid characters। अब इसमें हाइब्रिड कैरेक्टर्स नहीं रहेंगे। हम वो क्यों लगा रहे थे, उन बीज को क्यों लगा रहे थे, क्योंकि इसमें हाइब्रिड कैरेक्टर्स थे। हमने ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए उनको ऐसा बनाया था, अब वही चीज़ उसमें नहीं है, वही कैरेक्टर्स नहीं है, तो उनको लगाने का क्या मतलब रहा। तो हमें फिर नेक्स्ट ईयर जो है वो नए सीड्स, हाइब्रिड सीड्स लाने पड़ेंगे और उनकी क्रॉपिंग करनी पड़ेगी। समझ में आया? चलिए, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली। ठीक है, costly and hence the cost of hybrid seeds become too expensive for the farmers। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, हर बार क्या होता है, ये हाइब्रिड क्रॉप जो बनती है, सपोज ये हाइब्रिड क्रॉप है, आपने हाइब्रिड सीड्स लेकर आए। ठीक है, इन हाइब्रिड सीड्स को आपने क्या करा, कल्टीवेट किया। क्या करा, कल्टीवेट किया। ठीक है, अब कल्टीवेट करने के बाद आपको क्या मिल जाएंगे, इनके सीड्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, सीड्स। ठीक है, तो हुआ क्या, जो सीड्स मिले इनमें क्या हो जाता है, सेग्रीगेशन हो जाता है। तो जो हाइब्रिड कैरेक्टर्स है इनमें, जो हाइब्रिड कैरेक्टर्स जो है इनमें, उनमें क्या हो जाता है, सेग्रीगेशन। क्या हो जाता है, सेग्रीगेशन। अगर आप यही सीड को नेक्स्ट ईयर है, इसी सीड को लगाओगे, तो जो हाइब्रिड कैरेक्टर है वो आपको क्रॉप में नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन सीड में क्या हो गया, उन हाइब्रिड कैरेक्टर का सेग्रीगेशन हो गया। क्या हो गया, सेग्रीगेशन। तो जिस वजह से आपने वो हाइब्रिड सीड्स लगाए, अगर वही कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे, तो क्या उन सीड को लगाने का कोई मतलब है, कोई फायदा है? आपने ये सीड लेकर आए थे क्योंकि आपको जो दुकान वाले भैया है, जो ये सीड क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उन्होंने बोला था कि ये जो सीड आया वो नया आया है मार्केट में। क्लियर है? तो वो उन्होंने बोला कि इस सीड में न्यूट्रिएंट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल दिया उन्होंने, न्यूट्रिएंट वैल्यू है ज़्यादा। ठीक है, और बोला कि इसका साइज बड़ा है, इसका क्या बड़ा है, साइज बिग है। ठीक है, और क्या बोल दिया, और उन्होंने बोल दिया कि इसकी प्रोडक्टिविटी पर एकड़ ज़्यादा है। ठीक है, पर एकड़ ज्यादा है। ठीक है, तो क्या बोल दिया उन्होंने कि इसकी जो प्रोडक्टिविटी है पर एकड़ ज्यादा है, इसका साइज बड़ा है, इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यूज ज्यादा है। तो आप क्या हो गए कि अरे यार अच्छा सीड है, इस बार हम यही सीड लगाते हैं। ठीक है, तो आपने सोचकर ये सीड का ले गया। उन्होंने बोला कि इस सीड का जो आपको पर केजी है वो कॉस्ट पड़ रहा है आपका 500। सपोज क्या पड़ रहा है, 500 रुपीज। ठीक है, कितना पड़ रहा है, RS 500। ठीक है, तो आपने ले गए कितने, 50 केजी सीड। कितने ले गए, 50 केजी। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो रहा है आपका, 25,000 हो रहा है। कितना हो रहा है, 25,000। तो आपको वो 50 केजी
सीड 25,000 के मिल रहे हैं। और आप क्या सोच रहे हो कि उसको हम नेक्स्ट ईयर भी जब हम कल्टीवेट करेंगे और इनसे सीड निकालेंगे तो हम नेक्स्ट ईयर इसी सीड को यूज कर लेंगे? तो नहीं, आप ये नेक्स्ट ईयर इन्हीं सीड्स को यूज नहीं कर सकते। जो वैल्यूज आपको इसमें मिल रही है वो वैल्यूज वहां पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि हाइब्रिड कैरेक्टर्स जो है वो क्या हो गए, जल्दी बता दीजिए, सेग्रीगेट हो गए। तो क्या है, ये आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है, फार्मर्स को ये काफी एक्सपेंसिव पड़ता है कि हर साल आपको नए सीड्स खरीदने पड़ते हैं और पर केजी के हिसाब से ये सीड्स काफी ज्यादा महंगे पड़ रहे हैं। सपोज 1 केजी गेहूं का, जो नॉर्मल गेहूं है, 1 केजी गेहूं का जो रेट है कितना है, आप मान लीजिए 30 रुपीज, कितना, 30 रुपीज, ठीक है। और यहाँ पर केजी वो 500 रुपीज पड़ रहे, तो काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो कॉस्टली है, काफी एक्सपेंसिव है। समझ में आया? इफ दीज हाइब्रिड आर मेड इनटू एपोमिक्टिक्स, ठीक है, अगर हम एपोमिक्सिस की मदद से, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन इन सीड्स को बनाते हैं, तो क्या नहीं होगा, इनमें कैरेक्टर्स जो है, हाइब्रिड कैरेक्टर्स है, उनका सेग्रीगेशन नहीं होगा, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होगा। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होगा तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, गैमीट का सेग्रीगेशन नहीं होगा, इसमें जो एलील्स है उनका सेग्रीगेशन नहीं होगा, तो जो हाइब्रिड कैरेक्टर्स है वो प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन हाइब्रिड सीड्स को नेक्स्ट ईयर भी यूज कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए, तो उन्होंने क्या बोला, इफ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्स देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द हाइब्रिड प्रोजेनी, ठीक है। प्रोजेनी मतलब इनका जो नया फील्ड क्रॉप बन रही है उनमें, उन सीड्स में आपको कैरेक्टर का सेग्रीगेशन नहीं मिलेगा। समझ में आया इतना? चलिए, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3, चले आगे बढ़े। चलिए, तो देखिए क्या है, देन द फार्मर कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स, ठीक है। अगर नॉर्मली बात करें तो फार्मर क्या कर रहा है, अगर हाइब्रिड सीड्स का यूज नहीं कर रहे हैं वो, तो क्या करते हैं, वो इस साल क्रॉप लगाई, उसमें से जो भी उनका अनाज निकला, ठीक है, जो भी ग्रेन्स निकले, उसमें से कुछ अमाउंट, सपोज उन्होंने सोच लिया कि मेरे को नेक्स्ट ईयर इतना लगाना है, ठीक है, तो क्या करते हैं, उन ग्रेन्स को वो स्टोर करके रख लेते हैं कि हम इन ग्रेन को नेक्स्ट क्रॉप के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो वो तो नॉर्मल कंडीशन में वो कर लेते हैं जो आपके सीड्स होते हैं, परंतु अगर हाइब्रिड सीड्स है तो वो ऐसा नहीं कर पाते। अगर वही हाइब्रिड सीड जो है हम एपोमिक्सिस से बनाते हैं, किससे बनाते हैं, एपोमिक्सिस से, तो वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो सीड बन रहे हैं। तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो सीड्स बन रहे हैं तो वहां पर जो हाइब्रिड कैरेक्टर्स है उनका सेग्रीगेशन नहीं होगा। क्लियर है? तो जो नेक्स्ट क्रॉप है उसमें आप उन्हीं सीड का यूज कर सकते हैं और उन्हीं सीड से जब अब क्रॉप बनेगी और नए सीड्स आएंगे तो उसमें वो हाइब्रिड कैरेक्टर क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। क्या होंगे? ट्रांसफर हो गए। समझ में आया? तो क्या बोल रहा है, टू रेज न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर एंड ही डज नॉट हैव टू बाय हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर एपोमिक्सिस से सीड्स बन रहे हैं, हाइब्रिड सीड्स बन रहे हैं, तो उनको आप हर साल यूज कर सकते हैं। आपको हर साल नए हाइब्रिड सीड्स को बाय करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन इन मैनी लैबोरेटरीज अराउंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स of apomixis and to transfer apomictic genes into the hybrid varieties। ठीक है, काफी ज्यादा रिसर्चेस चल रही है कि एपोमिक्सिस से हाइब्रिड सीड बनाया जाए। तो एपोमिक्सिस से जब हाइब्रिड सीड बनाया जाएगा तो यही सीड जनरेशन आफ्टर जनरेशन नए उसमें क्या बोलते हैं, यही सीड का आप क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। इन्हीं का क्या कर सकते हैं, नए आप खेती कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर इन्हीं सीड्स का आप यूज कर सकते हैं। समझ में आया इतना? तो ये क्या है, रिसर्चेस काफी जो आपकी हाइब्रिड सीड इंडस्ट्रीज है, एक्टिव रिसर्च है वहां पर चल रही है लेबोरेटरीज के अंदर और इन सीड को बनाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया इतना? आई होप आपको सब समझ में आ गया हो। चलिए, तो आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट तो आप साथ साथ में करते ही रहे होंगे, मुझे
जहां तक लगता है। अगर नहीं किए होंगे तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, ठीक है। हमारे YouTube चैनल के अलावा भी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज www.magnetbrains.com। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ये हमारे कुछ टॉप कोर्सेज है, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जो कि आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिल रहे हैं। 100% फ्री में मिल रहा है। आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन, पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन से।